नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक होगा गांधीवादी आंदोलन। तो आज देखते हैं गांधीवादी आंदोलन के बारे में। कांग्रेस आंदोलन का जो तीसरा चरण है, तो कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण जो है वो गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है और उसी को हम गांधीवादी आंदोलन का नाम देते हैं। ठीक है, अब गांधीवादी आंदोलन की तरफ हम आगे बढ़ें, थोड़ा गांधी जी के बारे में कुछ सामान्य परिचय आपको हम दे देते हैं। जो विशेषता तो आप लोग जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य परिचय देते हैं गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में। आप सब जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई थीं। ठीक है, इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, कस्तूरबा इनकी पत्नी का नाम था, कस्तूरबा गांधी। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1888 ईस्वी में गांधी जी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन गए। ठीक है, और यहाँ लगभग 3 वर्षों तक इन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की और अंततः 1891 में इन्हें बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त हुई। ये बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त हुई और फिर ये भारत आ जाते हैं। ठीक है, भारत आने के बाद फिर सर्वप्रथम इन्होंने बम्बई में खफीफा अदालत में, ये खफीफा न्यायालय का नाम, बम्बई के खफीफा अदालत में ये अपनी वकालत प्रारंभ की, अपनी प्रैक्टिस शुरू की। ठीक है, इन्होंने पहला केस जो है मम्मी बाई नामक ये एक गरीब महिला का लड़ा था। यद्यपि केस हार गए थे, लेकिन यहीं से इन्होंने अपने वकालत की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है कि ये बम्बई से राजकोट गुजरात आ गए और राजकोट में प्रैक्टिस करना शुरू किए। ठीक है, 1893 ईस्वी में इन्हें गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा मिला। तो 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। इनकी मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में जब ये जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे भारतीय रह रहे थे। वहाँ भी ब्रिटेन का ही शासन था और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन पर बड़ा अत्याचार होता था, उनका बहुत शोषण होता था। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति देखी तो उन्हें लगा कि अभी मुझे दक्षिण अफ्रीका में कुछ दिन रह करके इनकी स्थिति के सुधार के लिए कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे कि गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन में अगर देखा जाए तो पीटर मोरित्सबर्ग, ये एक जगह का नाम है दक्षिण अफ्रीका में। वास्तव में गांधी जी ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और वो जब पीटर मोरित्सबर्ग स्टेशन पर पहुंचे तो यद्यपि उनके पास जो है प्रथम श्रेणी का टिकट था और प्रथम श्रेणी के टिकट के साथ वो डिब्बे में बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद एक अंग्रेज़ ने उन्हें बलपूर्वक डिब्बे से बाहर कर दिया। ठीक है, तो उन्हें लगा कि बताइए, जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ अंग्रेज़ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो फिर यहाँ अन्य भारतीयों के साथ कितना बुरा व्यवहार होता होगा। तो ये व्यक्तिगत अनुभव गांधी जी को मिला। यहाँ नस्लवाद के शिकार हुए थे गांधी जी, पीटर मोरित्सबर्ग
कांड। तो ये कांड क्या है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। यद्यपि 1896 में गांधी जी कुछ समय के लिए भारत आए और अपने परिवार के साथ फिर वापस चले गए, और 1899 में दक्षिण अफ्रीका में बोअर का युद्ध हुआ। ये अंग्रेज़ों का डचों के साथ युद्ध था, और इस युद्ध में गांधी जी अंग्रेज़ों का साथ दिया। उन्हें लगा कि अगर हम अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे तो अंग्रेज़ हमारी बात मानेंगे और भारतीयों की स्थिति में कुछ सुधार करेंगे। इसलिए उनके मन में आया कि हम अंग्रेज़ों को सहयोग करें और बदले में उनसे जो है कुछ भारतीयों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनवाएं। तो इसलिए बोअर के युद्ध में गांधी जी अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। 1901 में गांधी जी पुनः भारत आए, वापस आए, और फिर कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ये भाग लिए। पहली बार यहीं कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए 1901 में। 1902 में ये पुनः दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, और फिर 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एक अखबार प्रकाशित करते हैं, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू करते हैं, और इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक स्वयं गांधी जी नहीं थे। पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले संपादक कौन थे। 1904 में गांधी जी फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की और यहीं रहना शुरू किए। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। 1906 में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और फिर यहाँ पर आंदोलन शुरू किया, ठीक है। भारतीय हितों के संदर्भ में सत्याग्रह शुरू किया, तो वो सत्याग्रह दर्शन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन क्या है? वास्तव में गांधी जी अपने सत्याग्रह में सत्य के साथ साथ अहिंसा को भी स्थान दिया। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें, अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह दर्शन के एक महत्वपूर्ण तत्व ये है कि इसका उद्देश्य विरोधियों को पराजित करना नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उनमें सुधार की भावना पैदा करना होता है कि सत्याग्रह दर्शन के द्वारा विरोधियों का हृदय परिवर्तन होगा तो वो सुधार करेंगे। तो ये गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन था। और 1906 में गांधी जी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही परवाना कानून के विरोध में, इस कानून को समाप्त कराने के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी कहाँ से करते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें तो 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। यहीं से गांधी जी की जेल यात्रा, जेल जीवन शुरू होता है। 1909 में गांधी जी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। ये हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी, मूल रूप में ये गुजराती भाषा में लिखी गई, फिर अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। और इसमें स्वराज की अवधारणा, स्वराज की व्याख्या की गई है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज्य की क्या की है? व्याख्या की। तो ये 1909 में इन्होंने लिखी। फिर 1910 ईस्वी में इन्होंने, आप देखेंगे कि जोहान्सबर्ग शहर में, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, नगर है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर इन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। ये एक एग्रीकल्चर फार्म विकसित किया गांधी जी ने। वास्तव में जर्मनी के एक व्यक्ति थे केलनबेक, और केलनबेक ने जोहान्सबर्ग में बहुत सारी ज़मीनें गांधी जी को दे दी थी। और गांधी जी को जब ये ज़मीनें मिली तो इसी पर उन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की, ठीक है।
तो ये टालस टाई फार्म की इन्होंने स्थापना भी की थी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो आप देखेंगे कि गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही दक्षिण अफ्रीका से लंदन आ जाते हैं, ब्रिटेन, ठीक है। लंदन आ गए और लंदन में इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के सहयोग के लिए लंदन में रह रहे भारतीयों को मिलाकर सब एम्बुलेंस कोर का गठन किया, एक कोर बनाई, एम्बुलेंस कोर। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि युद्ध भूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढो ढो करके अस्पताल पहुंचाना। तो आप देखिए कि गांधी जी अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे हैं यहाँ पर, और गांधी जी युद्ध भूमि में जो अंग्रेज सैनिक घायल होता था उसे ढो करके अस्पताल पहुंचाते थे तमाम हिंदुस्तानियों के साथ मिल करके। हाँ, तो ये अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। गांधी जी की इस सेवा के बदले में 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। तो गांधी जी की ये उपाधि है कैसरे हिंद की उपाधि, और किसने दिया है? ये ब्रिटिश सरकार ने दिया है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार की सेवा की, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। और फिर 1915 में ही गांधी जी लंदन से, दक्षिण अफ्रीका से लंदन गए और वहाँ रहे, फिर लंदन से 1915 में भारत आ जाते हैं, ठीक है। अब भारत में अगर आने के बाद देखें, 1915 में गांधी जी भारत आ गए, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तब जीवित भी, जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय ये जीवित भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। ये साबरमती आश्रम स्थापित किया। इसका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को सत्याग्रह दर्शन से ये परिचित करा सके। इसके लिए इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि गांधी जी भारत में कुछ प्रारंभ में सत्याग्रह किए, वो कोई राजनीतिक कार्य नहीं थे। 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी का राजनीति में पदार्पण होता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। 1919 में ही गांधी जी ने यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में और नवजीवन हिंदी और गुजराती भाषा में 2 अखबारों का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये 2, यंग इंडिया नामक पत्र और नवजीवन नामक पत्र, ये गांधी जी 2 अखबार यहाँ से प्रकाशित किए, एक यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन हिंदी और गुजराती में, ठीक है। इसके बाद फिर गांधी जी राजनीति में आ जाते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया। फिर आप देखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, वो सब आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि गांधी जी 1932 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना की, हरिजन संघ स्थापित किया। 1933 में इन्होंने साबरमती आश्रम को अगर देखा जाए तो ये साबरमती आश्रम जो है इन्होंने हरिजन संघ को ये दान में दे दिया, ठीक है। हरिजन संघ के पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ये भी पूछा जाता है, याद रखिए कि हरिजन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिड़ला, जो महत्वपूर्ण उद्योगपति थे, ठीक। वो हरिजन संघ के पहले अध्यक्ष थे।
1932 में यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन गांधी जी ने बंद कर दिया और फिर इसकी जगह इन्होंने 1932 में हरिजन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1925 में गांधी जी ने, आप देखेंगे कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1924 में, 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन होता है, ठीक है, तो उस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी एक ही बार, ठीक। इसके बाद 1925 में गांधी जी ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन यानी अखिल भारतीय बुनकर संघ की स्थापना की। तो चरखा चरखा का प्रयोग करने के लिए, खादी का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अखिल भारतीय बुनकर संघ की स्थापना की। 1934 में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए इन्होंने अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की, ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की, ठीक है। और 1934 में ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो 1934 में गांधी जी कांग्रेस छोड़ दिए थे, ठीक है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो ये गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। और फिर आप देखेंगे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ये गांधी जी का हमने जीवन परिचय आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं गांधी जी के आंदोलन के संदर्भ में। अब गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, ये आपको बताते हैं। तो देखिए, गांधी जी अपने सत्याग्रह की शुरुआत तो दक्षिण अफ्रीका में कर ही चुके थे और दक्षिण अफ्रीका में सारे प्रयोग उन्होंने कर लिए। अब उसके बाद वो भारत में आते हैं, तो भारत में इन्होंने सत्याग्रह शुरू किए। अब भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह कौन थे, तो उनमें पहला नाम आता है चंपारण सत्याग्रह, 1917। ये बिहार में चंपारण जिला है और चंपारण में इन्होंने एक सत्याग्रह किया, उसी का नाम है चंपारण सत्याग्रह। ये भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। अब चंपारण सत्याग्रह क्यों किया, क्या समस्या थी, यह हम आपको बताते हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर आप देखें तो चंपारण के जो अंग्रेज निलहे थे, यहाँ अंग्रेज निलहों से क्या तात्पर्य है, वे अंग्रेज जिनके नील के कारखाने स्थापित होते थे, तो उन अंग्रेजों को निलहे कहा जाता था, क्योंकि उनके नील के कारखाने होते थे, ठीक है। तो चंपारण में जो अंग्रेज निलहे थे, उन्होंने यहाँ के किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, एक इकरारनामा या अनुबंध किया था कि यहाँ के किसान अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती अवश्य करेंगे, अनिवार्य रूप से करेंगे, ठीक है।
और इसी को तिनकठिया पद्धति कहा जाता था, तिनकठिया पद्धति। ठीक है, तो तिनकठिया पद्धति क्या थी, ये जानना है आपको। तो इसमें हमने आपको बताया कि तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपने भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ये था। तो जब अनुबंध हो गया, करारनामा हो गया, तो सीधी सी बात है कि किसान खेती करने के लिए बाध्य थे। एक तो ये चीज। लेकिन आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जब रासायनिक रंग आ गए, सिंथेटिक कलर आ गए, खासकर जर्मनी में रासायनिक रंग बहुत तेजी के साथ विकसित हुए, तो रासायनिक रंगों के आ जाने के कारण जो नील का बाजार था वो ख़त्म होने लगा, कमज़ोर पड़ गया। अब नील की मांग बहुत कम हो गई। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज नीलहों को अपने कारखाने बंद करने पड़े। जब मांग कम हुई तो कारखाना बंद करने पड़े। वो कारखाना बंद करने के लिए बाध्य हुए थे। यद्यपि किसानों को ये जानकारी नहीं थी किस कारण से ये सब हो रहा। अब इन अंग्रेज नीलहों ने किसानों से बात की कि अगर वो नील की खेती से मुक्ति चाहते हैं तो उसके बदले में वो कुछ अतिरिक्त कर देना शुरू कर दें। और फिर इसी तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत अंग्रेज नीलहे जो है किसानों से अवैध रूप से कर वसूली शुरू कर दिए। तो यहाँ की समस्या यही है कि किसानों को नील की खेती ना करने के एवज में नीलहों को अवैध रूप से कर देना पड़ता था। ठीक है, ये मूल समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में गांधी जी भी उपस्थित हुए। और इसी समय चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी इस अधिवेशन में पहुंचे। और राजकुमार शुक्ल जो है ये चंपारण के ही थे, गांधी जी से मिले और गांधी जी से चंपारण के किसानों की समस्या बताई कि चंपारण में किसानों का कितना शोषण हो रहा है। ये सारी समस्याएं इन्होंने बताई। अब गांधी जी राजकुमार शुक्ल को आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही चंपारण पहुंचेंगे और किसानों की समस्या के निराकरण के लिए कार्य करेंगे। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंचे। और जब ये चंपारण पहुंचे तो इनके सहयोग के लिए अन्य तमाम नेता भी चंपारण पहुंच गए। गांधी जी के सहयोग के लिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंच गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी ये पहुँचे। अनुग्रह नारायण सिंह पहुँचे। अनुग्रह नारायण सिंह ये भी पहुँचे। और फिर आप देखेंगे कि ब्रिज किशोर, नरहरि पारीख, मजहरुल हक, नरहरि पारीख और मजहर उल हक, तो ये सब नेता चंपारण पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गांधी जी गांव-गांव का दौरा किए और पहले पता किया कि क्या जो बातें हैं सत्य है। जब गांधी जी को पता चला कि वाकई में नीलहों द्वारा किसानों का भीषण शोषण किया जाता है तो फिर वो सरकार पर दबाव बनाना शुरू किए। अंततः आप देखेंगे कि जून 1917 में ही बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया। तो ये जून 1917 में बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने चंपारण कृषि जांच समिति का गठन कर दिया। रांची में इसकी घोषणा की गई और JF स्लाई इसके अध्यक्ष जो है JF स्लाई थे
और इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे, 3 अंग्रेज 3 भारतीय, उनमें गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। तो JF स्लाई की अध्यक्षता में ये चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया और इस समिति के सदस्य गांधी जी भी थे। ठीक है, अब इस जांच समिति ने पूरे मामले की जांच की, मामला सही पाया कि नीलहों द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। इस जांच समिति ने तिनकठिया पद्धति समाप्त करने और किसानों से अवैध रूप से वसूल की गई धनराशि वापस करने की सिफारिश की। अंततः तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। नीलहों ने 25% धन वापस करने की सहमति जताई। गांधी जी मान गए और इस तरह से गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह सफल हुआ। ठीक है, न केवल तिनकठिया पद्धति समाप्त कराने में सफलता मिली, बल्कि किसानों से जो अवैध धन नीलहों ने ले लिया था उसका 25% वापस भी किसानों को मिला है। चंपारण सत्याग्रह के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये प्रश्न आएगा तो उत्तर क्या देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के समय में दी थी। तो ये हमने गांधी जी का पहला सत्याग्रह आपको बताया, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जो भारत में दूसरा सत्याग्रह था वो है अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो गांधी जी 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। तो ये दूसरा सत्याग्रह था। अब अहमदाबाद के मिल मजदूरों की क्या समस्या थी वो आपको बताते हैं। वास्तव में अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के दौरान मिल मालिकों ने मजदूरों को वेतन के अतिरिक्त प्लेग बोनस भी देते थे, क्योंकि प्लेग के दौरान ये काम करने के लिए आते थे तो इन्हें अतिरिक्त वेतन के साथ अतिरिक्त ये प्लेग बोनस भी दिया जाता था। लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया तो मिल मालिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी कि अब प्लेग बोनस नहीं दिया जाएगा। इससे अहमदाबाद के मिल मजदूरों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हुआ। ये सूचना गांधी जी के पास पहुंची। गांधी जी जाकर के मजदूरों से मिले और मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा कि आप लोग हड़ताल कीजिए, नंबर 1। और दूसरी तरफ इन्होंने मिल मालिकों से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप मजदूरों को 35% बोनस दीजिए। ठीक है, जितना वेतन है उसका 35% आप क्या देंगे, बोनस दीजिए। मिल मालिक बोनस देने से इनकार कर दिया और जब मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। और जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए तो मिल मालिकों में घबराहट पैदा हुई, हलचल हो गई और अंत में मिल मालिकों ने सारा मामला न्यायालय को सौंप दिया, जिससे गांधी जी अपना अनशन तोड़ दिए। ठीक है, जब मामला न्यायालय पहुंच गया तो अनशन करने की कोई बात ही नहीं। अब न्यायालय में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मजदूरों को अतिरिक्त बोनस मिलना ही चाहिए। अगर महंगाई बढ़ी है तो या तो वेतन बढ़ाया जाए, नहीं वेतन तो अतिरिक्त बोनस दिया जाए। और फिर न्यायालय ने 35% मजदूरों को 35% बोनस देने का निर्णय दे दिया, फैसला सुनाया कि मिल मालिक जो है मजदूरों को 35% बोनस देंगे। और इस तरह से गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल हो गया। हाँ, तो ये दूसरा सत्याग्रह मजदूरों के समर्थन में इन्होंने किया था। अब ये किसान और मजदूरों के नेता बन गए, किसानों में भी लोकप्रिय हो गए और मजदूरों में भी लोकप्रिय हो गए। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह।
ये भी 1918 में। यहाँ की समस्या क्या थी? गुजरात का खेड़ा जिला है, तो गुजरात के खेड़ा जिले में वर्षा ना होने के कारण यहाँ की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, फसल बर्बाद। और उसके बावजूद सरकार यहाँ के किसानों से कर वसूल कर रही थी। अब इसकी जानकारी जब गांधी जी को मिली तो गांधी जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुँचे, सारे मामले की जांच की। जब मामला सही पाया तो इन्होंने किसानों से कर ना अदा करने के लिए कहा कि ठीक है, हम लड़ाई लड़ेंगे, फिलहाल आप कर नहीं अदा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी समय गांधी जी को यह सूचना मिली, सरकार ने राजस्व अधिकारियों को आदेश दे दिया कि कर उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में हो, अर्थात जो देने की स्थिति में नहीं है उनसे कर ना लिया जाए। और जब गांधी जी को ये खबर मिली तो गांधी जी अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिए। इसी सत्याग्रह के दौरान आप देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल पहली बार गांधी जी से मिले थे, और फिर गांधी जी वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल जैसे नवयुवकों के साथ खेड़ा के गांव-गांव का दौरा भी किया था। तो गांधी जी के ये हमने आपको प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में बताया, ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे रोलेट एक्ट की घटना। रोलेट एक्ट 1919। अब ये रोलेट एक्ट 1919 क्या है, ये हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, 1917 ईस्वी में सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी का गठन किया, सेडिसन कमेटी का गठन किया। अब सेडिसन कमेटी का गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैले हुए हैं, भारत में किस लेवल तक, किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैले हुए हैं, और इनका दमन करने के लिए कैसे कानून की ज़रूरत है, ये बताने के लिए, ये जांच करने के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद सेडिसन कमेटी की सिफारिश के बाद आप देखेंगे कि रोलेट एक्ट पारित हुआ, रोलेट एक्ट पारित हुआ, ठीक है। रोलेट एक्ट का अधिकृत नाम अगर देखा जाए तो इसका अधिकृत नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919, ठीक है। ये इसका अधिकृत नाम है, लेकिन अब बोलचाल में उसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी के सुझाव पर यह कानून बना था, इसलिए इसे रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका अधिकृत नाम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अपराध अधिनियम 1919 है, ठीक है। चलिए अब 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट स्वीकृत हुआ, लागू हुआ, और इसके लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त हो चुकी थी या समाप्त हो रही थी, इसलिए रोलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, और इसकी अवधि भी 3 वर्ष के लिए रखी गई थी, ठीक है। अब 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ। रोलेट एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी?
इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को जेल भेजने की सुविधा सरकार को मिल गई थी। यानी इसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की वो धारा समाप्त कर दी गई थी जिसके द्वारा पुलिस द्वारा दी गई गवाही न्यायालय को अमान्य होती है। तो वो अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम की वो धारा ही समाप्त की गई। यानी अब पुलिस जिसे चाहे जेल भेज सकती थी, ये सुविधा पुलिस को मिल गई थी, सरकार को मिल गई थी। तो एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को दमन करने के लिए ये कानून बनाया गया। बिना अपील के, बिना वकील के, बिना दलील के कानून था। इसमें कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। ये मोतीलाल नेहरू का स्टेटमेंट है रोलेट एक्ट के बारे में कि रोलेट एक्ट क्या था, कि तो उन्होंने क्या कहा कि ये बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। ठीक है, काला कानून था। अब जैसे रोलेट एक्ट पारित हुआ, इसका जोरदार विरोध शुरू हुआ। पहली चीज़ तो रोलेट एक्ट के विरोध में आप देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक, इन्होंने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। तो रोलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद से त्यागपत्र दे देते हैं। रोलेट एक्ट से गांधी जी भी बहुत दुखी हुए और फिर रोलेट एक्ट के विरोध में ही गांधी जी राजनीति में आते हैं। अभी तक ये राजनीति में नहीं थे, ये केवल समस्याओं का निराकरण करते थे, अंग्रेज़ों की भी सेवा करते थे। लेकिन पहली बार अंग्रेज़ों के विरोध में कब आते हैं? रोलेट एक्ट की घटना से। अब रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह या सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ठीक है, और इस सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे और उपाध्यक्ष बीजी हनीमैन थे। तो ये रोलेट सत्याग्रह सभा बनाई गई और रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया गया कि अब देशव्यापी रोलेट सत्याग्रह चलाया जाएगा। इसकी तारीख 6 अप्रैल 1919 निर्धारित की गई कि रोलेट सत्याग्रह कब से शुरू होगा? 6 अप्रैल 1919। और इसी दिन भारतीयों ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1919 को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस। ये 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया कि राष्ट्र का अपमान किया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, अब डेट तो 6 अप्रैल 1919 था, लेकिन दिल्ली में ये आंदोलन जो है 30 मार्च को ही शुरू हो गया। गांधी जी को जो है दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। गांधी जी जब पलवल स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। ठीक है, अब ये अवसर अगर देखा जाए तो पंजाब में हिंसक गतिविधियों के लिए एक अवसर साबित हुआ। ठीक है, पंजाब में हिंसक गतिविधियां शुरू हुई। हुआ क्या कि पंजाब कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये पंजाब कांग्रेस के 2 बड़े नेता थे और जैसे ही सत्याग्रह शुरू हुआ, सरकार ने इन दोनों कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार करके पंजाब से निर्वासित कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर नगर में भीषण दंगे शुरू हो गए। तोड़ फोड़, आगजनी, पूरा माहौल दंगा का हो गया। अब कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। परिणाम क्या हुआ? नगर प्रशासन का दायित्व मेजर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। सेना के हाथ में नगर का प्रशासन दे दिया गया
और मेजर जनरल आर डायर के हाथों में नगर प्रशासन दे दिया गया। आर डायर ने जो है सभा आयोजित करने पर रोक लगा दी कि अमृतसर में किसी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। और इसके बावजूद आप देखेंगे कि अमृतसर में एक सभा हो जाती है, तो उसी सभा का परिणाम क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो देखिए, ये एक नरसंहार अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। अमृतसर के ये जलियांवाला बाग इलाका है, मोहल्ला है, और यहीं पर ये घटना घटती है। अब ये घटना क्या है? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। बैसाखी का त्यौहार था इस दिन पंजाब में। और आप देखेंगे कि इस दिन रोलेट एक्ट के विरोध में तथा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी और निर्वासन के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। क्यों बुलाई गई वो हमने बताया कि रोलेट एक्ट के विरोध में और साथ ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा बुलाई गई। सभा किसने बुलाई थी? इस संदर्भ में हंसराज नामक व्यक्ति का नाम मिलता है कि हंसराज ने यह सभा बुलाई थी। ठीक है। अब इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। ठीक है। यह सभा चल ही रही थी कि इसकी जानकारी मेजर जनरल आर डायर को मिली। मेजर जनरल आर डायर सेना के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और वहां निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग यहां मारे गए। ठीक है। अब सरकार ने इलाहाबाद सेवा समिति के माध्यम से मृतकों की सूची तैयार कराई और इसके अनुसार इस घटना में 379 लोगों की मौत हुई। ठीक है। क्योंकि ये सरकार द्वारा गठित समिति थी, इलाहाबाद सेवा समिति, तो उसके बाद जो है इस समिति ने 379 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। 1500 लोगों की मौत हुई, जबकि सरकारी रिपोर्ट में 379 दिखाया गया और वास्तविक रूप में जो लोग वहाँ थे उनका मानना है कि 1500 लोग मारे गए और लगभग इतने ही लोग घायल हुए थे। तो ये सरकार द्वारा जो है बहुत नृशंस क्रूर घटना हुई जो है। अब बाद में हंसराज सरकारी गवाह भी बन गया था। अब इस घटना के विरोध में अगर आप देखें, पहले रवींद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकार ने इन्हें जो सर की उपाधि दी थी, नाइटहुड या सर की उपाधि दी थी, इसका त्याग कर दिया। इसी तरह शंकरन नायर, ये वायसराय की कार्यकारिणी में थे, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। और इस तरह से आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग जैसी एक नृशंस घटना घट जाती है। ठीक। अब गांधी जी ने जब देखा कि सारा मामला हिंसक हो गया है, तो फिर उन्होंने रोलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। एक तो ये सरकार ने सारे मामले की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, सरकार द्वारा गठित ये कमेटी थी। इसका अधिकृत नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था। इंक्वायरी कमेटी। ठीक है। ये इसका अधिकृत नाम है। क्योंकि इस कमेटी का अध्यक्ष हंटर थे, इसलिए लोग इसे हंटर कमेटी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी थी। इस कमेटी ने सरकार का पक्ष लिया, सरकार को निर्दोष बताया। यद्यपि
जनरल डायर को जो है केवल इतना कहा कि वो भारत में सेवा करने के योग्य नहीं है, और इसी आधार पर जनरल डायर को जो है आप देखेंगे कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने भी पंजाब जांच समिति का गठन किया। पंजाब जांच समिति का गठन किया, तहकीकात कमेटी भी बोलते हैं इसे। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से सारे मामले की जांच के लिए पंजाब जांच समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। बाकी अन्य सदस्यों में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, M.R. जयकर, ये सब लोग थे। अब पंजाब जांच समिति ने सारे मामले की जांच की। गांधी जी ने स्वयं सारी रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में इस घटना को सरकार का पाशविकृत बताया गया कि पशुओं जैसा कार्य था ये सरकार का। पशु भी ऐसा काम नहीं करता जैसा कि सरकार ने यहाँ पर किया, और दोषियों को दंडित करने की मांग की गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रोलेट एक्ट आता है, और रोलेट एक्ट के विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना घट जाती है। और अब गांधी जी, जो अभी तक ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, रोलेट एक्ट के विरोध में ब्रिटिश सरकार के विरोधी बन जाते हैं। तो ये रोलेट एक्ट ही ये एक ऐसी घटना है जो गांधी जी को सरकार विरोधी बना देती है। तो ये हमने आपको रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। अब आगे हम आपको बताते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब गांधी जी चूँकि ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ गए, अब खिलाफत आंदोलन क्या है वो आपको बताते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 22, यह है खिलाफत आंदोलन। आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की पराजित हुआ था, और फिर मित्र राज्यों ने तुर्की साम्राज्य का बंटवारा किया और तुर्की साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों को जो है आपस में बांट लिए। अब जो तुर्की का सुल्तान था वो खलीफा भी होता था, ये भी था। जो तुर्की का सुल्तान होता था वही क्या था, वही खलीफा भी था, और इस नाते वो संसार के मुसलमानों का धार्मिक नेता भी था। अब जब खलीफा के राज्य का अंग्रेज़ों ने बंटवारा कर लिया तो फिर भारत के मुसलमान जो है अंग्रेज़ों से असंतुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए। और फिर आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सामने आती है। ठीक है, अब तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध आप देखेंगे भारतीय मुसलमानों ने सितंबर 1919 में लखनऊ में एक सम्मेलन किया। ये भारतीय मुसलमानों का एक सम्मेलन होता है लखनऊ में, ठीक है। और यह सम्मेलन हारून जफर, मोहम्मद हारून जफर के अध्यक्षता में होता है। तो इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों का एक सम्मेलन सितंबर 1919 में लखनऊ में मोहम्मद हारून जफर की अध्यक्षता में हुआ। और फिर यहीं पर आप देखेंगे कि एक केंद्रीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बंबई के सेठ छोटानी थे। सेठ छोटानी।
बम्बई के सेठ छोटानी थे। ठीक है। बाकी केंद्रीय खिलाफत समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों में मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी जैसे सब खिलाफत के प्रमुख मुस्लिम नेता थे। ठीक है। और इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो खिलाफत समिति का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना। तो खलीफा के पक्ष में जो आंदोलन हुआ उसी का नाम खिलाफत आंदोलन पड़ा। तो इसे खिलाफत आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आंदोलन खलीफा के पक्ष में भारतीय मुसलमानों ने किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सितंबर 1919 में यह केंद्रीय खिलाफत समिति का गठन हो जाता है। इसके अध्यक्ष सेठ छोटानी थे, लेकिन प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी जैसे मुस्लिम नेता थे। ठीक है। अब आगे अगर देखें तो नवंबर 1919 में खिलाफत समिति का पहला सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ और यहाँ पहले दिन की अध्यक्षता फजलुल हक ने किया, लेकिन दूसरे दिन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया। वास्तव में गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को अगर आप देखें तो एक अवसर के रूप में देखा था। खिलाफत के मुद्दे को इन्होंने क्या देखा? एक अवसर के रूप में, कि एक ऐसा अवसर है जब हम एक ही मंच पर हिंदुओं और मुसलमानों को संगठित कर सकते हैं, हिंदू मुसलमानों में एकता पैदा कर सकते हैं। तो गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को एक अवसर के रूप में देखा और एक ही राजनीतिक मंच पर हिंदू मुसलमानों को लाने का प्रयास गांधी जी ने शुरू किया। और यही कारण है कि खिलाफत के सम्मेलनों में गांधी जी भी निरंतर सम्मिलित होते रहे। ठीक है। गांधी जी जब खिलाफत सम्मेलन में सम्मिलित हुए तो इसका विरोध, इसकी आलोचना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को चेतावनी दी कि आप भारतीय धार्मिक मुसलमानों के आंदोलन में सम्मिलित ना हों, और ऐसा करने से जो धार्मिक मुस्लिम नेता है इनमें कट्टरपन को बढ़ावा मिलेगा। तो और राजनीति, फिर इन्होंने ये भी कहा, जिन्ना ने ये भी कहा कि गांधी जी धर्म को राजनीति से ना जोड़ें, धर्म अलग चीज़ है, ये धार्मिक मामला है, उसे राजनीति से ना जोड़ें। ये कहते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हुए, तो उसकी आलोचना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अब उसके बाद फरवरी 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन कलकत्ता में हुआ और यहाँ पर गांधी जी ने सुझाव दिया कि खिलाफत समिति जो है वो असहयोग का प्रस्ताव पारित करे। हाँ, तो खिलाफत समिति के सामने जो है असहयोग का प्रस्ताव पारित करने का सुझाव गांधी जी ने दिया। ठीक है। और फिर खिलाफत समिति इनके सुझाव को स्वीकार भी किया। फिर आगे अगर आप देखें तो जून 1920 ईस्वी में खिलाफत समिति की बैठक इलाहाबाद में हुई। ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे खिलाफत समिति ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया, प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किया जाएगा। और आगे की बागडोर खिलाफत समिति ने गांधी जी के हाथों में सौंप दिया। और फिर आप देखेंगे कि गांधी जी ने आगे असहयोग आंदोलन शुरू किया और फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चले। 1922 में खिलाफत का मुद्दा समाप्त तब हो गया जब आप देखेंगे कि तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सुल्तान का तख्ता पलट दिया गया और वहाँ जो राजतंत्र था वो ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत ख़त्म कर दी गई, तो खिलाफत का मुद्दा स्वतः समाप्त हो गया। तो इस तरह से 1919 से 1922 तक आप देखेंगे कि भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये खिलाफत आंदोलन चलाया था और गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को एक अवसर के रूप में देखा कि
इसके माध्यम से हम हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही राजनीतिक मंच पर ला सकते हैं। इसीलिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भी सम्मिलित हुए। तो ये हमने आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया। तो आज आपने गांधी जी के कुछ प्रारंभिक जीवन, उनके क्रियाकलापों के बारे में, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में देखा। फिर रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग घटना देखी। इसके विरोध में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो जाते हैं। फिर खिलाफत आंदोलन। तो आज का लेक्चर तो यहीं हम समाप्त करते हैं। कल हम आपको असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।